एवरीवन, मैं सौरभ फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई क्लास के साथ। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 का पेपर CC3 जो हमारा चौथा पेपर है, जिसका नाम है कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, ठीक है, इससे एक टॉपिक उठाने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है आपका फासिज्म इन इटली, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे इटली में फासीवाद। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। इटली में फासीवाद का जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। उसके नेतृत्व में इटली एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरा। प्रथम विश्व युद्ध में इटली प्रादेशिक लाभ की आशा से मित्र राष्ट्रों के साथ गया। युद्धोपरांत इटली विजेताओं की पंक्ति में खड़ा था और वह पेरिस सम्मेलन में आशापूर्वक शामिल हुआ, परंतु उसे निराशा ही हाथ लगी। फ्रांस और इंग्लैंड ने जिन प्रदेशों का प्रलोभन देकर युद्ध में इटली को अपने गुट में मिलाया था, उसमें से कुछ को छोड़कर शेष प्रदेश उसे नहीं दिए। इटली फ्यूम तथा अल्बानिया पर अधिकार करना चाहता था, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। अफ्रीका में साम्राज्य विस्तार की लालसा भी अधूरी रह गई। युद्ध में उसके 5 लाख सैनिक मारे गए, 10 लाख सैनिक घायल हुए, 12 अरब डॉलर का खर्च हुआ और लगभग 3 अरब डॉलर की संपत्ति नष्ट हुई। इटली को प्रथम विश्व युद्ध में व्यय की तुलना में आय नगण्य हुआ। फलस्वरूप राष्ट्रवादियों ने मित्र राष्ट्रों द्वारा किए गए विश्वासघात को जान लिया और इटली को अतृप्त राष्ट्र, जिसका मतलब होता है अनसेटिस्फाइड नेशन, घोषित कर दिया। इन राष्ट्रवादियों ने इटली की इस स्थिति को पहुंचाने के लिए कमजोर उत्तरदायी सरकार को ठहराया। वे प्रथम विश्व युद्ध का घातक प्रभाव इटली की आर्थिक दशा पर भी पड़ा। युद्ध में धन जन की अपूरणीय क्षति हुई, जिससे देश की स्थिति दयनीय हो गई। हजारों लोग भूखे मरने लगे। देश के वार्षिक बजट में भारी घाटा दिखाया गया। बेरोजगारों की संख्या में असीमित वृद्धि हुई। इटली की सरकार तत्कालीन समस्याओं के समाधान में सर्वथा विफल रही। संपूर्ण राष्ट्र में अशांति की लहर छा गई। इटली की इस अराजकतापूर्ण स्थिति में का लाभ समाजवादियों ने उठाया। समाजवादियों ने आरंभ से ही युद्ध का विरोध किया था और मुसोलिनी ने समाजवादी आंदोलन में भाग लेने के कारण 1903 में कारावास की सजा भी भुगती थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय मुसोलिनी के विचारों में जबरदस्त परिवर्तन आया। राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर उसने युद्ध में इटली की भागीदारी की वकालत की। इस कारण समाजवादियों ने उसे दल से निष्कासित कर दिया। अब उसने अपने स्वतंत्र पत्र पोलोलोड इटोलिया का संपादन शुरू कर दिया। यह पत्र राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गया। अब उसने साम्यवादियों के खिलाफ जहर उगलना प्रारंभ कर दिया। युद्ध में उसने स्वयं भाग लिया और बुरी तरह से घायल भी हो गया। पेरिस सम्मेलन के असंतोषजनक निर्माण और उसके साथ निरंतर बिगड़ती आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, अशांति, अराजकता आदि ने जनता में साम्यवादियों के खौफ ने उसे सरकार विरोधी बना दिया। मुसोलिनी ने इसका पूरा फायदा उठाया और 23 मार्च 1919 को मिलान में उसने फांसी दल की स्थापना की। इसमें 54 व्यक्ति थे, जिनमें अधिकांश भूतपूर्व सैनिक तथा उग्र राष्ट्रवादी थे शामिल हुए। इस दल ने युद्ध से लौटे हुए सैनिकों को न्यायोचित अधिकार एवं हितों की रक्षा करने, देश के आंतरिक नीति में परिवर्तन करने
और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इटली की आकांक्षाओं को पूरा करने का निश्चय किया। आरंभ में इस दल को चुनाव में कोई विशेष सफलता नहीं प्राप्त हुई, पर इससे मुसोलिनी विचलित नहीं हुआ और बड़े धैर्य से और साहस से अपने दल का संगठन करता रहा। उसने सरकार के सामने कुछ मांगे रखी, जैसे अनुपातिक निर्वाचन पद्धति, सार्वलौकिक मताधिकार, मजदूरी की समय सीमा का निर्धारण, नई शासन पद्धति, सशस्त्र के कारखानों का राष्ट्रीयकरण, रेलों तथा उसके समान अन्य उद्योगों का मजदूरों द्वारा प्रबंध तथा फ्यूम और डालमेशिया क्षेत्रों पर तुरंत अधिग्रहण करना आदि मांगे उसने सरकार के समक्ष रखी। इन मांगों ने शीघ्र ही उसे देश में लोकप्रिय बना दिया। धीरे धीरे इटली के प्रमुख नगरों में फासिस्टों की शाखाएं स्थापित हो गई और उसके सदस्यों की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगी। सरकार और समाजवादियों ने उसके दमन की भरपूर चेष्टा की, परंतु वे विफल रहे। मुसोलिनी ने अब साम्यवादियों को प्रत्यक्ष चुनौती देना प्रारंभ किया और उनकी हिंसा का जवाब हिंसा से देना शुरू किया। इसके लिए उसने एक सशस्त्र जत्थे का निर्माण किया। इस कारण उसे भूमिपतियों, पूंजीपतियों तथा राष्ट्रवादियों का समर्थन मिला। इससे मुसोलिनी का आत्मबल काफी बढ़ गया। अब मुसोलिनी सरकार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में जुट गया। उसके 50,000 स्वयंसेवक रोम में घुस गए, जिससे भयंकर गृहयुद्ध की समस्या उत्पन्न हो गई। इससे घबराकर राजा ने मुसोलिनी के हाथों में सत्ता सौंप दी। इस प्रकार मुसोलिनी ने बिना रक्त बहाए केवल प्रदर्शनों द्वारा ही शासन पर अधिकार कर अपनी महत्वाकांक्षा पूरी की। सत्ता में आने के तत्काल बाद उसने अपनी स्थिति और मजबूत कर ली और अपने विरोधियों को एक एक कर समाप्त करने लगा। इटली की फासिस्ट सरकार ने अपने सिद्धांतों को ध्यान में रखकर एक नई आर्थिक व्यवस्था को आरंभ किया। उनका मानना था कि प्रत्येक आर्थिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप करने और उस पर नियंत्रण रखने का अधिकार होता है। फासिस्टवाद श्रेणी संघर्ष के विरुद्ध था। उन्होंने यह व्यवस्था की कि पूंजीपति अपनी एक सिंडिकेट बनाए और मजदूर लोग दूसरी सिंडिकेट। किसी भी समस्या का समाधान दोनों सिंडिकेट मिलकर समाधान करें। समस्त सामाजिक वर्गों के हितों का समन्वय होता है और सभी की समान रक्षा होती है। इसके साथ ही आर्थिक क्षेत्र में अनुशासन बना रहता है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को देखते हुए 1933 के अंत में राज्य की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से निगमित यानी कॉरपोरेट ढांचे में ढालने का प्रयास किया गया। समस्त राष्ट्रव्यापी आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए एक निगम की स्थापना की गई, जिसमें मालिकों और मजदूरों के बराबर प्रतिनिधि रखे गए। ऐसे 22 निगम स्थापित किए गए। सभी निगमों की कार्यकारिणी समिति होती थी, जिसका अध्यक्ष मुसोलिनी होता था। सभी निगमों की कार्यकारिणी समिति को मिलाकर राष्ट्रीय निगम परिषद का गठन किया गया। मुसोलिनी ने शक्ति के आधार पर सत्ता हस्तांतरित की थी और जनता को बड़ी बड़ी आशाएं दिखाई थी। वह जानता था कि सत्ता को अपने हाथों में बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि जनता की आर्थिक समस्याओं को दूर किया जाए। उसका मुख्य ध्येय युद्ध को समाप्त करना और देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना था। सत्ता संभालते ही मुसोलिनी को गंभीर वित्तीय संकट का सामना भी करना पड़ा, अतः उसने राज्य के व्यय में भारी कटौती की तथा नए करों को लगाकर 1925 ईस्वी तक बजट को संतुलित कर लिया। मुसोलिनी ने
एक सेना का पुनर्गठन किया। युवा बालकों को सैन्य सेवा के लिए तैयार करने के उद्देश्य से सामूहिक व्यायाम, युद्धाभ्यास एवं खेलों का प्रशिक्षण दिया गया। 18 वर्ष की आयु के सदस्यों को दल का सक्रिय सदस्य बनाया गया। इन कार्यों से 1927 में दल की कुल सदस्य संख्या 10 लाख तक पहुंच गई। युवा संगठन के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य किसी को सदस्य नहीं बनाया जाता था। इटली के सहायक संगठन लड़कियों को पारिवारिक जीवन के विविध दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वाह करने की शिक्षा भी देते थे, जिससे वे भविष्य में कुशल पत्नियां एवं माताएं बन सकें। इटली में प्राकृतिक साधनों का अभाव था तथा वह एक गरीब देश था। मुसोलिनी इटली को स्वावलंबी बनाना चाहता था और इसके लिए उसने विदेशी वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों की सहायता ली। बेकारी निपटाने तथा देशभक्ति को जागृत करने के लिए सरकार ने लोक निर्माण का विस्तृत कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसके द्वारा सड़कों, स्कूलों, निवास गृहों, बांधों, नहरों और बंदरगाह आदि का निर्माण हुआ। प्राचीन रोमन स्मारकों का पुनरुद्धार किया गया और प्रमुख नगरों को अनेक भवनों, इमारतों से सुसज्जित किया गया। इससे इटली वासियों ने प्राचीन गौरव को याद किया। इस प्रकार मुसोलिनी ने तात्कालीन व्यवस्था का देखते हुए उसने न केवल संपूर्ण राजसत्ता को अपने हाथों में केंद्रित किया, बल्कि आगे चलकर उसने उग्र राष्ट्रीयता के सिद्धांतों पर चलते हुए फासीवाद के माध्यम से संपूर्ण विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेलने का भी काम किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि इटली में फासीवादी विचारधारा का उदय मुसोलिनी के द्वारा किया गया और इस विचारधारा ने संपूर्ण इटली की जनता को अपने साथ लेकर जो फासीवादी कार्यक्रमों का संचालन किया, उससे प्रभावित होकर संपूर्ण इटली ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा और इसने आगे चलकर जर्मनी के नाजीवादी विचारकों के साथ मिलकर संपूर्ण विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेलने का भी काम किया। तो मुझे लगता है आज के लिए ये इतना काफी होगा। इटली में फासीवाद और मुसोलिनी के योगदान, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर में ये आप लिख सकते हैं कि इटली में फासीवाद का उदय कैसे हुआ या फासीवाद का जन्मदाता मुसोलिनी था, उसके कार्यों का वर्णन करें। इन दोनों प्रश्नों को लेकर आप चलें तो इसे आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर से आऊंगा अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।